ये भी अच्छा है तुम नहीं समझे, आसमां को फकत ज़मीं समझे। मैं समझती थी तुम समझते हो और तुम कुछ भी तो नहीं समझे। ये खूबसूरत शेर लिखा है एक खूबसूरत सी ड्रामा निगार ने, जिन्होंने मुतादिद ड्रामे भी लिखे हैं। मैं बात कर रही हूँ दिलशाद नसीम साहिबा की। तो आइए चलकर जानते हैं उनसे कि उनकी लाइफ में क्या इन है क्या आउट है। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दिलशाद आपा, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, कामयाबी का ये शानदार सफर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? ये तो काफ़ी लंबी जर्नी है। लंबी, मैं सुनना चाहती हूँ। देखो, लिखने का जो सफ़र है ना मेरा, वो तो मेरा स्कूल एज से शुरू हो गया हुआ था। अच्छा, मैं सही। स्कूल के ज़माने में अफसाने और ये सब लिख रही थी। अच्छा, तभी से हाँ, अफसाने डायरेक्ट मैंने अफसाने लिखे। बच्चों की कहानियाँ तो मैंने अब लिखनी शुरू की हैं। अच्छा। जब मैं छोटी थी, खुद बच्ची थी, तो मुझे बच्चों की कहानियाँ लिखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। अच्छा, उससे भी पहले ये है कि मैं पढ़ती बहुत थी। अच्छा। बच्चों की कहानियाँ भी बहुत पढ़ी हैं, बड़ों के अफसाने भी पढ़े, लेकिन मैंने सोचा जब ये लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब इतना पढ़ा के अंदर जमा होना शुरू हो गया। ज़ख़ीरा होता चला गया। तो जब मैंने पहला अफसाना लिखा तब मैं 9th क्लास में थी। अच्छा, वाह। मगर मुझे ना अप टू मार्क नहीं लगा, यानी कि जो मैं पढ़ती हूँ मैं अपनी खुद एडिटर बन गई ना, उस स्टैंडर्ड का नहीं लगा। तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, मैंने फाड़ दिया। यकीन करो, मैंने फाड़ ही दिया कि ना मुझे नजर आएगा ना मुझे दुख होगा। मैंने इतना लंबा एक अफसाना लिखा था। मेरा पहला अफसाना जो था ना, फिर मैट्रिक की छुट्टियों में शाया हुआ। अच्छा। वो भी इस तरह से शाया हुआ कि मैंने जो थे ना अफसाने उसमें नहीं दिया था। उन्होंने कोई नए लिखने वालों के लिए एक कहा कि भाई आप जो सबसे अच्छी कहानी होगी हम उस पर इनाम देंगे। हाँ, उस पर उन्होंने हमें चांस दिया। मैंने कहानी भेज दी, मुझे 100 रुपये का इनाम मिल गया। तो मेरा मतलब वो ईद का दिन था ना मेरे लिए फिर कि पहला अफसाना मेरा शाया हुआ और उस पर मुझे प्राइज भी क्या इनाम भी मिला। उसकी वजह ये थी कि मैं अपनी एडिटर खुद रही। हम जो पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमें कोई चीज़ तो उसको क्लिक कर रही होती है ना, वो ज़रूर देखना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं वो मेयार क्या है और जो आप खुद लिख रहे हैं वो मेयार क्या है। क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो बहुत कम लोग थे जो लिख रहे थे, या मैं उनसे कोई गाइडलाइन लेती। तो फिर सोचा कि खुद ही अपना, और छपवाना भी बहुत हिम्मत की बात थी क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो छपवाने के लिए भी लोग कहेंगे अच्छा ये अफसाने लिखती है और उसमें रोमांस भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। अच्छा, आज तक मुझे ये सुनने को मिलता है कि अच्छा कोई शेर मैंने लिख दिया ना, कोई ट्रेजेडी लिख दी है या कोई रोमांस लिख दिया, तो अच्छा वो समझते मुझ पर ही बीता है। अभी भी लिखने वाला दुनिया को भी देख रहा होता है, जो आप पे बीतेगा वो भी मैं लिखूंगी क्योंकि वो मुझ पे बीत जाता है। आपकी सेंसिटिविटी क्या कहती है, आप पत्थर के दुख को भी महसूस करते हैं क्योंकि आप क्यों, अल्लाह ताला ने आपको जो चुना है एज अ राइटर, इसका मतलब है कि आप महसूस करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताया, आपने जो अफसाना लिखा वो शाया भी हो गया, इनाम भी मिल गया, इतना कुछ हो गया माशाल्लाह से, छोटी सी उम्र में इतनी अकम्पलिशमेंट होगी, तो घर वालों ने आपको कुछ नहीं कहा कि अफसाने लिखती हो, लोग क्या कहेंगे? अम्मी तो मेरी इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई मेरी अम्मी के, मतलब एक मैंने कोई कमाल कर दिया। मेरी बड़ी बहन भी राइटर है, वो अब तो वो डॉक्टर बन गई बाद में, मतलब लेकिन एज अ डॉक्टर राइटर बड़ी पॉपुलर है वो। जब मैंने अफसाना लिखा उसने भी लिखा, अम्मी हमारी बहुत खुश हुई। ऐसा हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था कि कोई किसी ने बुरा मनाया हो या क्या। मेरे वालिद बहुत खुश हुए। अच्छा, वाह। तो मुझे चूंकि कोई मसला ही नहीं हुआ ना, कि हमारे तो रास्ते के में कोई कांटा ही नहीं आया कि क्यों लिख रहे हो, क्या हो रहा है। बल्कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुर मेरी सास वो प्राइड फील करते थे कि मेरी बहू जो है वो राइटर है और उसकी किताब छप गई है, नॉवेल लिख रही है। या उस वक्त मेरे अपनी सास की ज़िंदगी में मेरा ड्रामा नहीं शुरू हुआ था, मगर वो मेरे एज अ राइटर बहुत हमेशा खुश रहती थी, बहुत उनको अच्छा लगता था कि मैं लिखती हूँ। अच्छा, आपका जो पहला अफसाना था जब वो शाया हुआ, इनाम भी मिला, सारा कुछ हो गया, तब आपने सोचा था कि अब मैं अपना करियर इसी तरह से परसू करूंगी राइटिंग में? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें करियर भी बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ शौक से लिखती थी। और बहुत बाद में जब मैंने मास्टर्स कर लिया और मैंने खवातीन डाइजेस्ट में जॉब की एज अ एडिटर, अच्छा, वाओ, तो मुझे पता चला ये तो राइटर्स को पैसे भी देते हैं। मैं बड़ी खफा हुई, अनअवेयर थी, मुझे पता ही नहीं था कि पैसे भी मिलते हैं। यहाँ से हमने पोस्ट किया, 1 महीने बाद हमारा अफसाना आ जाता था। तो क्या होता था, हम इसको बड़ा खुश हो जाते थे, हमारे अफसाने आ रहे, धड़ाधड़ छप रहे।
फिर एक और डाइजेस्ट, मैंने डाइजेस्ट में लिखना शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ सीनियर राइटर उन्होंने बहुत मुझे पैसे दिए। मैंने कहा ये क्या है भाई। फिर मैंने अपने जो हमारे सर थे, यानी कि वो जो जहाँ मैं जॉब कर रही थी, मैंने कहा ये आपने तो मुझे पैसे नहीं दिए और मैं इतने सालों से लिख रही हूँ, आप हिसाब करें मेरा। तो वो कहती फिर बेटा आपका जहेज हम बना देंगे। क्या बात है। इतना ज़्यादा मैंने उनके साथ लिखा था, ख़वातीन में, किरण में। मतलब मैंने जब जॉब की और मुझे वहाँ से फिर मैंने कहा कि आप तो मुझे दें पैसे मेरे, आपने तो आपका जहेज हम बना देते हैं कि आप तो इतने अच्छे से हमें लिख रही हैं। खैर उसके बाद से मुझे फिर एजाजिया मिलना शुरू हो गया था। अच्छा सही है। अब आपके टाइम के राइटर्स और आज के जो न्यूबीज हैं, ठीक है, उनकी और आपके ज़माने की राइटिंग में तो काफ़ी खासा फ़र्क होगा। आपके टाइम में तो कंपटीशन भी बहुत होगा, लेकिन अब का जो मुझे पता है वो यही है कि बस तहरीर लिखी, अगले दिन वो पब्लिश होके आ गई, तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहा वो वाला। अब हम लोग ना जुबानो बयान पे वो तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम हमारा मोबाइल खा जाता है। हमें सीखने का वक्त नहीं मिलता। हम समझते हैं कि 4 लफ्ज़ हमने पढ़ लिए हैं तो हमें अब लिखना आ गया। लिखना आसान हो गया है, मुश्किल नहीं हुआ। अब ना अफसाना लिखना मुश्किल रहा, ना गज़ल लिखना, कोई शायरी करना मुश्किल रहा, क्योंकि आपके पास बड़ा अच्छा एक मीडियम है। हम लोग सिर्फ पढ़ा करते थे। सही। हम लोग तब अब भी पढ़ते हैं, अब तो ये नहीं कि मोबाइल्स पे ज़्यादा पढ़ते हैं। पहले हम कागज़ की तहरीरें और सब पढ़ा करते थे, ऐसे ही है। और हमें बाकायदा वो बताते थे कि आपने ये जुमले की साख्त ठीक नहीं बनाई, या आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सही। जब आपको एक दफ़ा आपको जुमला अपना सही करना पड़ेगा ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। बिल्कुल, अगली दफ़ा में वो बेहतरीन हो जाएगा। और फिर अफसाना क्या है, नॉवलेट क्या है, अफसानचा क्या है, हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए। अच्छा। गज़ल क्या है, रुबाई क्या है, कता क्या है, हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए। अफसाना और नॉवलेट में क्या फ़र्क है? अफसाना आपकी एक सिटिंग में आप पढ़ के उठ जाते हैं। ओके। एक शॉर्ट आपका जो कहानी होती है, कहानी में जब आप अफसानवी रंग डालते हैं ना, तो वो अफसाना है। सच्ची कहानी को भी आप अफसाना बना सकते हैं। सही। कुछ उसमें आपके ख्यालात, कुछ आपके तजुर्बात, आपके अपनी जो होते हैं ना एनालाइज, आप अपने आप को भी कर रहे होते हैं कि क्या है अफसाना। वो चीज़ है जिसमें हल्का सा एक गुलू का आंसर हो, कि एक लगे कि कोई माफूकुल फितरत चीज़ है या थोड़ा सा सच्चाई से हटकर है, लेकिन उसमें जो एक मेन जो आपका एक एसेंस जो है ना, वो सच का रहना चाहिए। सही बात। सच्ची कहानी को खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरो के, यानी कि अच्छा सा रैपर दे दें आप, तो आपका अफसाना बन जाता है, जो कि एक सिटिंग में आप पढ़ के उठ जाएं। नॉवलेट है तवील। अच्छा। नॉवेल और अफसाने के दरमियान में एक चीज़ आती है नॉवलेट। ये भी अब लोगों ने बनाई है, पहले वो तवील अफसाना कहते थे, अब उसे नॉवलेट कहते हैं। वो नॉवलेट है। नॉवल तो पता ही आपको, नॉवल तो है ही। नॉवल तो अब उससे भी आप पीछे आ जाए तो अफसानचा है। अफसानचा है चंद सतरी कहानियों को कहते हैं। हाफ पेज पे 100 लफ्जी कहानियां हैं। बहुत थोड़े लफ्जों में आपने एक मुकम्मल कहानी बयान करनी है। आपने अपना मकसद वाज़िया करना है। मतलब जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है ना लोगों के पास, वैसे वैसे ये कम होती जा रही हैं ये सब चीज़ें। अब टाइम नहीं है लोगों के पास बड़ी बड़ी कहानियाँ पढ़ने का, वो अफसानचे पे इत्तेफाक कर जाते हैं। आपकी बातें सुनते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अफसाना बनता देख रही हूँ कि कैसे वो बनता और सारा। अच्छा मैम मुझे बताइए, क्या जब आप एक प्ले राइटिंग कर रही होती है तो सबसे पहले अपने माइंड में किस चीज़ को लेकर आती है? कैरेक्टर्स रखती हैं या सिनेरियो को सोचती हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें ना ये देखना पड़ता है हमने लिखना क्या है। सही। एक कहानी के बगैर आप कोई चीज़ शुरू ही नहीं कर सकते, ना अफसाना, ना नॉवेल, ना ड्रामा। कहानी के बाद आपको डिवीजन देना है उसको। मैं एक ड्रामे की बात कर रही हूँ, मैं सबसे पहले पूछती हूँ कितने एपिसोड्स की कहानी है। आजकल हो रही है ज़्यादातर लोग 36 की 30 की बनाते हैं, क्योंकि उनका छोटे मतलब कम अक्सात की कहानी होगी तो बजट ज़्यादा है, अक्सात कम है तो उनका पूरा नहीं पड़ता, तो तवील कहानियाँ चलती हैं। 36 एपिसोड्स पे आपने डिवाइड करनी है अपनी कहानी, तो आपने फिर उसके ब्रेकअप्स बनाने हैं। अच्छा। कि जब आप फर्स्ट ब्रेकअप, सेकंड ब्रेकअप्स क्या है कि कहानी जहाँ पे ख़त्म होगी, यानी कि आपका मिड ब्रेक आएगा ट्विस्ट के साथ आपके ब्रेक, ताकि वो इंतज़ार करें अब तो अगली किस्त का, बल्कि अगले अब ये जो कमर्शियल्स आते हैं ना, अब तो ड्रामा यूट्यूब पे चला गया। हम लोग तो बचने के लिए इश्तिहारों से यूट्यूब पे चले जाते हैं ना तो पहले मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें उसी पैटर्न पे कहानी लिखनी पड़ती है कि पहला जो ब्रेक आएगा
वो कब आएगा, सेकंड कब आएगा, और जब फाइनल ब्रेक आएगा तो आपने उस जगह पे कहानी खत्म करनी है कि अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार है, एक सस्पेंस हो जाए कि अब Suspense. क्या होगा। और कहानी का हर एपिसोड जो सीन है ना, उसके भी यही मामलात होते हैं। कहानी को आपने उठा के किस जगह, सीन को उठाया, किस जगह पे आपने रुका है, उस जगह पे रुकना है कि अगला सीन देखने के लिए आप खुद ब खुद बेताब हो जाएंगे, अगले सीन को देखें क्या होता है। ये लड़ी होती है, ये चेन है। हमारे जो सर हैं जुल्फ़िकार साहब, वो कहते हैं कि इतनी मजबूत लड़ी होनी चाहिए कि आप एक कड़ी निकालें तो आपका पूरा स्क्रीन प्ले हिल जाए। अगर आप एक एपिसोड से एक सीन निकालते हैं और कहानी पे असर नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब आपने खराब लिखा है। खूबसूरत बात। तो आपकी वो कड़ी नहीं हिलनी चाहिए, इतना मजबूत हो कि वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो कहे कि नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, ये तो ऐसे जाएगा। ये आपकी मजबूत स्क्रीन प्ले है, कहानी स्क्रीन पे चलती है। फिर दूसरी बात हम आते हैं किरदार निगारी पर। किरदार निगारी, ठीक है ना। आपने किरदार जैसा लिखा है, आपके जहन में है, आपने वैसा उसको बनाना है, दिखाना है। सबसे पहले आप दिखाएंगे, तब आर्टिस्ट उसको उस पे ढालेगा अपने आप को। यानी कि अगर मैंने फर्ज करो एक मजदूर का किरदार लिखा है, सही है, जब तक कि मैंने उसके लिंगों पे मेहनत नहीं की है, उसके ड्रेस पे मेहनत नहीं की है, उसके लाइफस्टाइल पे मेहनत नहीं की है, वो कैरेक्टर ही नहीं बनेगा। सही बात। मैं मजदूर का किरदार बना के उसको मैं इंग्लिश नहीं बुलवा सकती। उसमें फलसफा होगा, उसका फलसफा ईंट और गारे के मुतालिक होगा। मजदूर का है, जमीन के मुतालिक होगा, उसका फलसफा बड़ा गहरा होगा, लेकिन जिंदगी पर मुहित होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो एक आम आदमी बात करता है, पढ़ा लिखा बात करता है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात करे। आप एक प्ले लिखने में कितना टाइम लगाती हैं? मतलब अभी जैसे आप एक डिटेल मुझे बता रही हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको? ये ना शुरुआत मुश्किल होती है। पहली एपिसोड हो सकता है मैं 4 दफ़ा लिखूं, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हमारी कहानी। एक दफ़ा हमें पूरे कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। मैं जहन में स्केच बना लेती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ। जब हम ड्रामा नया देते हैं ना, तो पूरी कैरेक्टराइजेशन के साथ देते हैं। सही। कि अगर एक किरदार है, फर्ज करो कि टीचर का किरदार है, उसने क्या पहनना है, क्या उड़ा है, अगर वो कोई ख़ास बात करता है, या कोई होते हैं ना बाज़ लोग टांग हिलाते हैं बात करते हुए, कंफ्यूज कैरेक्टर्स ये वो, तो हमें एक एक चीज़ बयान करनी पड़ती है, ताकि आर्टिस्ट को जब प्ले करने में मसला ही ना हो, डायरेक्टर को समझने में मसला ना हो। यानी कि पहली बुनियाद जो होती है ना ड्रामे की, वो राइटर रखता है। सही बात। उसके बाद मंजिलें बनती हैं उसके ऊपर। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा आपके माइंड में एक स्केच बना होता है, तो क्या ड्रामा जब बनता है पूरा, तो वो स्केच उसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ होता है? मेरा ख्याल है 80-90% तो होता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैरेक्टर्स जो हम ले लेते हैं ना, आर्टिस्ट लेते हैं, कई दफ़ा वो मैच नहीं करते हैं, वो उस तरह प्ले नहीं कर पाते। ये सब चलता है। ये मैं नहीं कहती कि 100% होता है। कई दफ़ा मेरा जो लिखा हुआ वीक भी हो सकता है, कोई जुमले भी ऐसे हो सकते हैं, बाज़ औक़ात आर्टिस्ट वीक हो जाते हैं। ये सब चाहिए दुनिया, ये हमारी एक कहना चाहिए कि 100% कोई भी नहीं देता, ना राइटर, ना आर्टिस्ट, ना डायरेक्टर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफसाना लिख के भी मैं सोचती हूँ यार मैं इसको चेंज इस तरह लिखती तो और अच्छा हो जाता। ड्रामा लिखने के बाद भी मैं कहती हूँ, मेरा भी ड्रामा जो हुआ था इश्क में काफिर, बड़ा लोगों ने पसंद किया, उसको भी मैं कहती हूँ मैं अच्छा इसको यूँ कर लेती, मज़ीद अच्छा हो जाना था। तो आप कहीं पे अगर आपने समझ लिया कि आप फिट हैं तो ख़त्म है ना। इसलिए आपका हर ड्रामा थोड़ा थोड़ा सा वो एक कसक छोड़ जाए, वो बेहतर है। अच्छा, मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जो, जैसे मेरी सिस्टर भी नॉवल बड़े शौक से पढ़ती है, तो जो नॉवल पढ़ ले उसके बाद ड्रामा उस पे बने तो वो कहती नहीं नॉवल ही था जो था, ये ड्रामा इन्होंने बेकार कर दिया। इसलिए कि बहुत अच्छा अफसाना ड्रामा नहीं बन सकता, बहुत अच्छा नॉवल अफसाना नहीं, अच्छा ड्रामा नहीं बन सकता, क्योंकि जो ड्रामा होता है ना वो कहानी होती है, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, डायलॉग्स की कहानी। अब नॉवेल जो होता है वो डायलॉग्स की कहानी नहीं होता, वो बयानिया होता है। सही। तो जो बयानिया चीज़ है ना उस पे हम ड्रामा बनाए। और कुछ मौज़ूआत की भी बात होती है, कुछ मौजू ऐसे होते हैं जिस पे ड्रामा नहीं बन सकता। और मेरा अपना ख्याल है कि जब हम ड्रामा बनाते हैं ना किसी नॉवेल पे, तो हम उसकी थीम लाइन उठाते हैं, सही है, कैरेक्टराइजेशंस उठाते हैं और फिर ड्रामा लिखते हैं। उसके डायलॉग्स नए सिरे से लिखने पड़ते हैं ताकि वक्त कोई अच्छा सा जुमला ना हो, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है।
मेरा अच्छा, अपना ऐसा ख्याल होता है है। कि कैरेक्टर जो आपने लिखा है तो आपके मन में हो कि ये कैरेक्टर तो फलाने ही एक्टर करे, हाँ होता है। तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी होते कि नहीं होता? कभी हो भी जाता है और कभी नहीं होता। जैसे मैंने एक अफसाना था, ड्रामा था मेरा, तेरे प्यार के भरोसे, मैंने मोहिब के को जहन पे रख के लिखा। मोहिब उन्होंने मिर्जा को? मोहिब मिर्जा को, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मोहिब मिर्जा वो काम करे, लेकिन वो उसने कहा कि मैं आपको 6 महीने बाद का टाइम दूंगा क्योंकि मैं भी एक प्ले कर रहा हूँ। और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बहुत उतावले हुए थे ये बस करनी है, करना है। करनी है इसको। तो मुझे बड़ा हुआ जिसने किया, बड़ा अच्छा किया, ठीक है, लेकिन जो मोहिब करता ना, क्योंकि मोहिब के जो फीचर या उसके जो एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मेरा जो कैरेक्टर था ना, मैं आज तक मैं याद करती हूँ कि मोहिब करता तो अच्छा होता। He is a fine actor वाकई। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आप एक वक्त में एक ही स्टोरी पे काम करती हैं, मल्टीपल? एक पे, एक पे फोकस रहता हाँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक पे रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो मतलब एक आदमी जब मैं अफसाना लिख रही, मतलब ड्रामा लिखूं या मैं नॉवेल लिखूं, ये तवील चीज़ें होती है ना, तो फिर उसमें ना राइटर जीने लगता है कुछ अरसे के लिए। उसको मैं उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने ये अब इस कैरेक्टर से ये काम करवाना है। अब एक ड्रामा है, उसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, आप हर एक के बारे में सोच रहे हैं, बातें सीन्स बना रहे हैं। तो आप जब 2-3 या 2 भी काम कर रहे होंगे ना, तो आप वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल में। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक वक्त में एक ही काम करूं। इस सब के बीच में आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा भरपूर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो टाइम अपने काम को दूं जिसमें कोई मसला ना हो। मेरे बच्चों को या घर में कोई मेरी जो प्रेजेंस है वो ऐसी ना हो कि, हो सकता है कि कम होती हो, उस तरह से ना होती हो, क्योंकि मैं जब वादा कर रही होती हूँ कि भाई मैंने ये एपिसोड आपको या मैंने ये ड्रामा इस वक्त तक कंप्लीट करके देना है, तो मैं दिन रात एक करके मैं कर देती हूँ। अच्छा, डेडलाइन भी होती है आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है कि आपने फलां टाइम तक आपने ये ड्रामा कंप्लीट करके देना है। उसकी पता वो भी मजबूर होते हैं, उनको चैनल की तरफ से भी आया हुआ होता है कि आपने इस वक्त तक ये कंप्लीट करना है। फिर सेट, अगर सेट पे हैं, जैसे मैं आजकल लिख रही हूँ तो वो सेट पे हैं, सही, तो वो सेट पे है, उन्होंने, मैं फाइनल आ गई हूँ, लास्ट एपिसोड्स पे हूँ, अभी वो शुरू किया है उन्होंने। तो ज़ाहिर है कि जब तक मैंने मुकम्मल नहीं दूंगी ना, फिर आर्टिस्ट से टाइम लेना है, उनको बताना है कि भी आपका कितना काम है। हम लोग हैं इस शोबिज़ में, तो मैं क्योंकि प्रोडक्शन भी करती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे काम मसाइल होते हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि जो डेडलाइन दिए ना उस पर हम उनको काम करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मूड ही नहीं हुआ कि आज लिखने ही नहीं, आज तो हाँ तो बिल्कुल, फिर क्या करती हैं? फिर अगले दिन बहुत सारा करना पड़ जाता है। दिन के किस हिस्से में वो आप करती हैं? मुझे लगता है राइटर्स को एक स्पेशल आमद आती है उस टाइम पे, वो फिर सारा कुछ लिख के फाइनल करते हैं। ये जो आमद है ना, आमद का सिलसिला आप वो कर सकते हैं जब आप फ्री हैं। मतलब अब मुझे किसी चीज़ को देख के मुझे अफसाना आ गया है कि भाई ये लिखना ही लिखना है, ये मौजू आ गया है, तो ये आमद आप कह सकते हैं। लेकिन ड्रामा जो है ना, ये जब आप शुरू करते हैं तब तो हो सकता है कि आमद हो, जब आप शुरू कर देते हैं ना, फिर ये आमद के बगैर लिखना पड़ता है कि लिखना ही है, डेडलाइन को मीट करना ही करना है, बिल्कुल। और अगर हम ऐसा ना करें ना, तो हमारे काफ़ी रिप्यूट ख़राब हो जाएगी कि भाई फलां राइटर से ना लिखवाओ, बहुत टाइम लेता है। पता नहीं क्या है भाई, बहुत टाइम लेता है। अच्छा मुझे बताएं, पहली प्रोडक्शन से आपने क्या कुछ सीखा था? जब मैंने अपनी पहली प्रोडक्शन की तो सीखा कि बहुत पैसे चाहिए हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। मैंने पहला एक मेरा था कमली, मैंने ड्रामा किया था, और सोचा कि कम पैसों में बन जाएगा, तो हम घरों में इधर उधर हमने सेट्स नहीं लिए। अच्छा। हमने बनाया, झोंपड़ी की कहानी थी, तो झोंपड़पट्टी चले गए हम लोग, वहाँ बनाया। पता चला और मुश्किल है वो, तो वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे इतनी मुश्किलात थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर पता चला इंडोर ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने इतना कुछ लिखा है, इतने नॉवेल्स, अफसाने, सारा कुछ लिखा है, तो सबसे अच्छा फीडबैक किस पे मिला आपको अभी तक जो आपको याद भी हो? देखो, ड्रामा पे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मुझे, मैं जब गई, मैं कर रही थी तेरे पहलू में, तो मैं यूके जाना हुआ मेरा, लंदन। तो वहाँ पे मेरी भाभी, अब ज़्यादा राइटर्स को कोई नहीं पहचानता ना, अब वो तो चेहरे तो नहीं आते। अब तो फिर भी सब मुझे पहचानने लगे कि यूट्यूब का ज़माना है तो आ जाते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए, तब तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो भाभीियों ने बताना कि ये बाजी जो हमारी वो लिख रही हैं, तो बड़ी आवभगत होती थी, बहुत ही ज़्यादा सब लोग पसंद करते थे भाई। उस वक्त जो तेरे पहलू में ड्रामा था ना, वो उस जैसा कोई ड्रामा नहीं था।
सब पसंद करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर दैट ड्रामा, मैंने भी देखा था। हाँ, वो वाला सबने मतलब एक देखा है, अक्सरियत ने देखा है, तो वो बड़ा पॉपुलर ड्रामा था। तो मुझे ड्रामों ने बहुत शोहरत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शायरी ने बहुत शोहरत दी मुझे। उसके बाद कहीं जाके नाम आता है अफसाने का, नॉवेल का। एज ए नॉवेल निगार भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि किताब होती है वो काफ़ी अर्सा पढ़ना पड़ती है उसको, तो फिर याद ही रह जाता है। दिलशाद नसीम राइटर। बिल्कुल। व्यूअर्स, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ मौजूद है दिलशाद नसीम आपा। आपा, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक अच्छे राइटर की क्या पहचान है? असल में क्या पहचान, क्या कह सकते हैं कि अच्छे राइटर की पहचान क्या है? मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत पॉपुलर है तो वो बहुत अच्छा है। बस उसे वो जो लिख रहा है उस पर उसको दस्तरस क्या ऐसा होना चाहिए? उसके ना होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। वो जो हमें इल्म देना चाहता है वो प्रॉपर पहुंचना चाहिए। जो मैसेज हमें मैसेज देना चाहता है पहुंचना चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट टीचर होता है ना, सही। वो तो बहुत क्वालिफाइड होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, मगर जब अपने स्टूडेंट्स को समझाता है ना तो उनके कद के बराबर आके उसको समझाना होता है, ताकि वो अपने उनके दिमाग में डाल सके। बिल्कुल ऐसे। अगर मैंने कुछ लिखा और मेरा मैसेज नहीं पहुंच रहा तो मेरे लिखने का क्या फायदा है? हाँ, सही बात। तो जो अपना मैसेज पहुंचा सकता है राइटर, अच्छे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में, मुश्किल लफ्ज़ों में, जैसा भी, उसको पता होना चाहिए उसको पढ़ने वाले कौन है और उसको मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, आपका कभी ऐसा हुआ है, मतलब कोई आपका फेवरेट डायलॉग जो आपने खुद ही नहीं लिखा हो किसी कैरेक्टर का, वो जो आपको याद हो, आपका फेवरेट? अभी मेरा जी सरकार में बड़े जुमले पॉपुलर हुए थे। थोड़ा सोचने के लिए मुझे थोड़ा एकदम जरूर वक्त लीजिए, बताइए आपका वो फेवरेट डायलॉग कौन सा है? लिखा है वो जुमले बहुत हैं जो मुझे अच्छे भी लगते हैं और याद भी रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अचानक जो जहन में बात आई वो ये थी कि जी सरकार में एक जुमला था मेरा। क्या? 2 जुमले मैं बताऊंगी। जो एक तो मेरे दिल को टच करने वाला एक जुमला है। एक ये जुमला था कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। ये जुमला ऐसा था कि बीवी भाग जाती है घर से। अच्छा। और जो शौहर है वो बहुत चाहता है, लेकिन चूंकि जागीरदार और ये वो सब चीज़ें, जुल्म करने वाला, तो वो प्यार तो करता है, वो कहता है शेर की नज़र भी रखता था और उस टाइप की चीज़ थी। तो अपनी बीवी को भागते हुए पकड़ के ले आता है, उसको जंजीरों में कैद कर देता है। और वो फिर जुमला जो बोलने वाले ने बोला था ना, आर्टिस्ट का कमाल ज़्यादा था उसमें कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। तो वो जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक जुमला था कुर्ता फिल्म ड्रामे का था। अच्छा। कि उसने बड़ी चाहत से कुर्ता अपने महबूब के लिए बनाया होता है और एक वक्त आता है कि वो कुर्ता 4 कच्ची मिट्टी की प्यालियों के बिक जाता है। तो वो कहता है कि वो कहती है, लड़की हीरोइन हमारी ताजी कहती है कि मेरा प्यार कच्ची मिट्टी की प्यालियों के बेच दिया तुमने। तो ये जुमला फरहाना ने बोला था और ड्रामे की जान था कि मेरा प्यार तुमने क्या किया, मतलब तुमने मेरा प्यार कच्ची मिट्टी की प्यालियों के बेच दिया। ये जुमला जो था ना वो उसका मुझे अच्छा लगता है। ये जुमला मैंने फिर ड्रामे में भी ना 3-4 जगहों पे वो बोला। अच्छा। कि वो शायद उसमें डेप्थ ज़्यादा थी और मेरी पूरी कहानी इस एक जुमले की गिर्द घूमती थी। सही। अच्छा, आपको अपने काम के अलावा कौन से राइटर का काम बहुत अच्छा लगता है? देखो, वैसे तो ना खलील साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम सभी को पता है, दुनिया जानती है कि, और हर एक का ना अलग अलग वो है, कहना चाहिए मीडियम है। कोई बहुत अच्छा मिजाज में लिख रहा है, कोई होते हैं संजीदा कहानियाँ लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। अच्छा, आपकी लिखी गई कहानियों की हैप्पी एंडिंग होती है, कोई मुबहिम अंदाज होता है? नहीं, एंडिंग तो करनी पड़ती है। और ये डिपेंड करता है कहानी क्या लेके चले हैं और क्या हम एंडिंग देनी चाहिए। लोग हैप्पी एंडिंग पसंद करते हैं क्योंकि वो कहते हैं इतना टाइम लगाया तो चलो मिल जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो ड्रामा था इश्क में काफिर, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी और उसकी हैप्पी एंडिंग ना होना ही उस ड्रामे की खूबसूरती भी थी और शोहरत भी थी। तो हैप्पी एंडिंग जब ना हो तो हम ऑडियंस भी उदास हो जाती है ना, रोना शुरू हो जाती है। बिल्कुल कि बस ये क्या हो गया, ये क्या हो तो गया, मिल जाना चाहिए था। और वैसे मेरा अपना ख्याल ये है, जब आप कहानी को अंजाम देते हैं, एज अ राइटर कहूँगी
कि कहानी का अंजाम वो होना चाहिए कि पढ़ने वाला चौंक जाए, वो नहीं होना चाहिए जो पढ़ने वाले के दिल में चल रहा है। जो उसे कामयाब लग रहा है कि अब यही होगा तो वो मजा नहीं है। हाँ, कहानी की कामयाबी यही है कि आप वो बियॉन्ड थिंकिंग बात करो। एक ट्विस्ट हो, एंड में भी रह जाए कि हाँ, वो यार एकदम अरे वाह, ये वाह। बड़ा तो ऑब्वियस कहानी है। अच्छा मिल जाएंगे, ये होगा, मिल जाएंगे, मोहब्बत और हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिज, बस ऐसा जरा मजा यही है। सही, बिल्कुल सही। अभी तक का कोई चैलेंजिंग प्ले जो लिखते हुए आपको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कोई कैरेक्टर में, कोई सिनेरियो में? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, बस वो चूंकि हम लोग पहले इतनी बात कर लेते हैं कहानी के मुतालिक, इतनी ज़्यादा हमारी डिटेलिंग जो होती है ना, कन्वर्सेशंस हो जाती है, और राइटर है, डायरेक्टर है, हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कोई ऐसा लिखा हो कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। अच्छा, ऐसे जो आप कैरेक्टर्स लिखते हैं तो क्या खुद को उसमें ढालकर लिखना पड़ता है आपको? एग्जैक्टली, वो कैरेक्टर खुद पे अप्लाई करना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं लिख सकते। फिर आप वहाँ पे चले जाते हैं, चाहे वो इविल कैरेक्टर है, चाहे वो गुड कैरेक्टर है, चाहे वो जैसा भी है, आपको उसे ओढ़ना पड़ता है, ओढ़े बगैर नहीं लिख सकते। तो फिर आप उसमें से निकल पाती हैं या उसी में रह जाती हैं? लगता है थोड़ा टाइम। जैसे अभी पिछले दिनों में नॉवेल लिख रही थी, तो नॉवेल के बड़ी एपिसोड्स मेरी चल रही थी, बड़ी, तो मैं काफ़ी उस ट्रांस में थी, बल्कि बच्चे मेरे अक्सर कह रहे थे वो डायलॉग शुरू हो गया इनका क्योंकि डायलॉग्स लिख रही हूँ तो डायलॉग बोलूँगी। ऐसा है कि होता है कि आप वो उसमें मतलब जहन पे सवार हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब एक मैटर ऑफ लाइफ और ज़िंदगी की कहानी है, वो अपनी जगह पर है और रियल लाइफ अपनी जगह पर है, तो उसको करना नहीं चाहिए। गुड मूड नहीं होता भी नहीं है ज़्यादा। नहीं, अब मेरे देखने में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं खुद भी कोई ड्रामा देखूं ना तो मैं उसकी वो हीरोइन ही होती हूँ जो बड़ी इस तरह की होती है, जो मेरे दिल को छू जाता है कैरेक्टर, फिर वो मैं ही हो जाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ यार, राइटर्स जो खुद लिख रहे हैं इस चीज को, वो तो अपने ऊपर तारीफ कर लेते हैं। वो बिल्कुल, देखो पता है राइटर क्यों तारीफ नहीं कर पाता, पर देखने वाला जो है ना, उसने एक कैरेक्टर अपने लिए मुंतखब कर लिया, एक हीरोइन का कैरेक्टर तुमने मुंतखब कर लिया, हीरो का फलाने कर लिया। लिखने वाला तो सारे कैरेक्टर्स जी रहा है ना, वो तो हीरो भी है, हीरोइन भी है, माँ भी है और बाप भी, सब कुछ है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, इसलिए निकल आते हैं उसमें से। फिर अचानक मैं दिलशाद नसीमी बन जाती हूँ। वापस आप बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ हो जाती है। हाँ। कोई ऐसा शख्स जिससे आप मुतासिर हुई हो? बहुत से लोग होते हैं। मैं लिखने की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो अशफाक साहब मेरे मेंटोर रहे हैं। मैं उनसे मिली थी, मैंने उनसे, मेरी बहुत चंद सिटिंग्स हुई हैं, शायद मैं 6-7 दफ़ा मिली होंगी। मैंने हर दफ़ा उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और ये सीखा कि जब आपसे कोई मिले तो वो आपसे कुछ सीख के उठे। तो मैं जब उनसे मिली पहली दफ़ा तो मुझे लगा कि जैसे इतना मुकम्मल मुहज़्ज़ब शख्स बहुत कम होते हैं, तो मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा, आपने कभी सिटकॉम लिखने की कोशिश की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? फ्लॉप मैं नहीं, मतलब मैं अपने आप को फ्लॉप समझती हूँ उस मामले में। अच्छा। क्योंकि सिटकॉम जो है ना, मेरे हिसाब से सिचुएशनल कॉमेडी है, ठीक है ना, पकड़पन नहीं है आपका, ऐसा होना चाहिए। और वैसे किसी ने मुझ पे ना ट्रस्ट भी नहीं किया कि वो सिटकॉम लिख पाएंगी कि नहीं लिख पाएंगी। शायद लिखने लगूं तो लिख ही लूं। लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगी? हाँ। एक दफा आने की बात, वही ना, आने की बात है। हाँ। उसमें एक कोशिश की थी मैंने, अपने जो प्रोडक्शन है उसमें मैंने लिखा था, और मुझे तो मज़ा भी आया था कि अच्छा, मेरा अपना दिल करता है कि लाइट कॉमेडी होना चाहिए, मज़ा आता है भाई। इतना ज़्यादा दुनिया में मुझ परेशानी है ना, तो उसमें से आप निकले थोड़ा सा। हाँ। तो शायद लोग मुझ पर, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते कि लिख सकेंगी। मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जब लिखने बैठेंगी तो बहुत ही आला होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको माशाल्लाह इतनी पजीराई मिल चुकी है, तो क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल पे मिला होगा, तो कैसे फेस किया आपने उसको? कोई मसला नहीं है। आप देखिए ना, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो तो आपके लिए और रास्ते खोलता है। हाँ। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा हो। अलबत्ता जब ड्रामा चल रहा था मेरा, तेरे पहलू में सब लोग बोर हो गए थे कि बहुत तवील किस्तें हो गई हैं, अब बंद कर दो, दिलशाद बोर हो गए। तो मैंने कहा डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर्स को बोलो जो कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, हमें क्या हमें तो वो लगी बंदी मिलनी होती है। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड है, चाहे लोग उससे बोर हो रहे थे नहीं हो रहे थे,
मगर वो एक सिग्नेचर हमारा ड्रामा था। जियो का भी वो सिग्नेचर प्ले सोप्स एक था ना, एक उसने टर्न किया था सोप्स की तरफ। इतना बड़ा सोप अभी तक किसी ने नहीं लिखा। तो वो एक समझे कि एक तारीख है टीवी चैनल्स की या जियो की, कि आपने 1000 एपिसोड्स लिखे और एक राइटर लिख रहा है और हम लोग एक डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर मतलब डायरेक्ट कर रहा है, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो एक चेन क्या कहना चाहिए कि हमारा सिग्नेचर ड्रामा हम सब क्या हमारा हवाला बन गया। ऑलराइट व्यूअर्स, तो अभी यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे हमारा रैपिड फायर राउंड, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब वक्त हुआ है रैपिड फायर राउंड का। तो मैम, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। मुझे बताइए फेवरेट फूड क्या है आपका? दाल चावल। दाल चावल, व्हाई नॉट बिरयानी? नहीं, वो बड़ी तीखी होती है। स्पाइसी का तो मजा है, साथ में कोक का तड़का हो। नहीं है, सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दाल चावल और उसका सलाद हो, कचुम्बर, बस फिट है। अचार के साथ, अचार के साथ काली दाल स्पेशल, पीली दाल भी। और गर्मियों की तो मैं कहती हूँ सौगात है, की सौगात है बिल्कुल। और उसके आप खाएं और फिर सो जाएं। बाकी ऐसी एक खाओ, उससे सो जाओ, आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत उठो, खाओ और बाकी काम करो। बिल्कुल। दाल चावल तो ना, बिरयानी एक तरफ और दाल चावल एक तरफ, वो भी अचार के साथ और सलाद के साथ, कचुम्बर सलाद के साथ। अच्छा, अगर बात करूँ बिरयानी और पुलाव की, तो क्या कहेंगी? पुलाव। असल में क्या है कि पुलाव की जो खुशबू है ना, अब फिर पंजाबी हम, मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत खाया, कराची में थी तो हर मतलब खुशी गमी में बिरयानी 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 बिरयानी। और वहाँ पे एक ना स्पेशल एक बिरयानी होती है, वाइट बिरयानी जिसमें सफेद चावल होते हैं। सफेद चावल, अच्छा, वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजे की। लेकिन मुझे लगता है पुलाव जो है ना, खा के हैवी नहीं होते। हाँ, बिरयानी के लिए तो हैवी हो जाते हैं मसाले बिरयानी के, और साथ में उसको हैवी बिल्कुल तो लाजमी है, कोक हो या 7up लाजमी। तो पुलाव एक ऐसी चीज है, आप खाएं तो आप हैवी, मुझे लगता है हैवी नहीं होती। नहीं होती, मैं भी नहीं होती, मैं दूसरी प्लेट भी आराम से खा लेते हैं ना। ये है पुलाव का और बिरयानी का फर्क। फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा। ओह यस। क्यों? उसके अंदर जो क्लासी टच है ना, और स्टिल अभी तक है। उसकी आवाज, उसका बोलना, उसकी ड्रेसिंग, उसकी ज्वेलरी, उनके एक्सप्रेशन, ओह माय गॉड, अभी तक मैं उसको देखती हूँ, देखती रह जाती हूँ। मुझे लगता है उससे बेहतर कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप सेकंड ऑप्शन में कुछ रख सकते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन और ये मैं दीवानी हूँ इन दोनों की दीवानी। लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। हाँ, बस उनके यहाँ होती नहीं ना दूसरी शादियाँ, वरना तो वो शायद कर ही लेते। लेकिन अब उसकी भी तो डिवोशन देखे ना, अमिताभ रेखा की, भी तक उसके नाम का सिंदूर लगा के फिरती है। स्टिल सिंगल। अगर चाय और कॉफी की बात करें तो किसको प्रेफर करेंगी? मैं चाय को। हाँ, चाय असल में ये कि आप एक दिन में 4, 5, 6 दफा पी सकते हैं। आप पी लेती हैं? जी, मैं पी लेती हूँ। 4, 5, 6 दफा पी लेती हूँ, लेकिन कॉफी नहीं पी सकती। क्यों? कॉफी क्यों नहीं? कॉफी बस उससे में दिल घबराने लगता है, हैवी हो जाती है। और हाँ, ब्लैक कॉफी ठीक है, वो भी एक दफा। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? एक्टर मैंने बताया ना, अमिताभ बच्चन। ओह, अमिताभ बच्चन, वाह। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो? पाकिस्तान पे अगर हम बात करें तो देखो, जब पहले थे ना हम लोग, जब छोटे छोटे, तो वहीद मिराज बहुत अच्छा लगा करता था, उसका भी स्टाइल था एक। अच्छा, उसके बाद अब मतलब उस तरह से रहने वाला कोई नहीं रहा, मुझे मुस्तकिल आप, उनका नाम तो आज तक जिंदा है, तो ऐसे ही है कुछ। What was your first salary? फर्स्ट सैलरी मेरी मैं जब ख़वातीन में काम करना शुरू किया था तो मेरी सैलरी थी 1200। ओह, उस टाइम में 1200 रुपए थी। तो क्या किया था आपने? 1200 थी। अच्छा, उसके भी एक बड़े मज़े की बात है कि जब मैं मास्टर्स मेरा था, फाइनल पेपर था, तो मुझे ऑफर आई कि आपने काम करना है। तो मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया, मैंने कहा हाँ मुझे करना है। अगले दिन ही मैं चली गई ख़वातीन में। ये था ना पैशन। और मैंने सोचा कि अगर ये मुझे 1000-1200 देंगे तो मैं कर लूंगी, क्योंकि आपको तो करना था। पैसों से नहीं था। मैंने कहा मुझे करना है तो मैं इतने देंगे मैं कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने कर लिया, और फौरन ही मैं मतलब मान गई। अगले दिन मैं फिर चली गई। तो बहुत मज़े की बात बताऊँ कि मैं बड़ा ही खूबसूरत टी सेट लेकर आई थी। अब जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी तो मुझे एक सेट था, मुझे बहुत प्यारा लगता था,
पिंक फूलों वाला था। अच्छा। और वो आज अगर वो हो तो मेरा ख्याल है कि 75,000 80,000 तक का होगा। ऐसे ही है। तो वो मैं उसको देखा और मैं बस मेरे दिल में था कि मुझे लेना है। तो जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली तो मैं घर नहीं गई, मैं वो पहले खरीदा फिर घर गई। वो आपको खुशी और उसमें भी आपने घर की एक चीज जोड़ी। घर की चीज़, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कुछ ऐसी लूँ घर में, कोई चीज़ मज़ा आए। ज़रा घर वालों को पता चले बच्ची जॉब कर रही है तो अपने लिए नहीं कर रही। हाँ। ऐसा बस ऐसे ही मेरा जहन था बस। कभी खुद से बातें की हैं? करते हैं, ये जो मैं लिखती हूँ ये खुद से ही तो बातें होती हैं। खुद से बातें होती हैं। खुद से ही बातें तो इनके होती हैं। जवाब भी आप खुद ही में खुद ही, और क्या, फिर खुद ही देते हैं जवाब भी। तो आपको लगता है कि जो आप सवाल कर रही हो खुद ही जवाब दिए वो ठीक है? बहुत सारे जवाब होते हैं, एक सवाल क्या बहुत सारे जवाब होते हैं। एक जवाब होता है जो आप खुद अपने लिए चूज करके रखा होता है आपने, फिर आप वो दे देते हैं। और कुछ कंक्लूजन्स भी होते हैं लाइफ के, होते हैं। कुछ सवाल मेरे बचपन में थे मासूम, अब जो सवाल है वो डिफरेंट है। अब पहले जो जवाब थे वो भी उसी कैलिबर के होंगे, तो अब जो जवाब है वो इस हिसाब के हैं। आपके नजदीक खूबसूरत दिन क्या होता है? खूबसूरत दिन क्या, जब आपने कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम किया हुआ हो जिससे आपको सुकून मिले, वो खूबसूरत दिन है। वो खूबसूरत दिन। और आप किसी ऐसे मेहमान से मिलें या आप कहीं ऐसे मेहमान जाएं जो आपका वक्त जो है वो वैल्यूएबल बना दे, बिल्कुल, वो एक खूबसूरत दिन होता है। खूबसूरत दिन। थैंक यू जी। अभी हमारा वक्त हुआ है क्योंकि अभी यहाँ ठंड बढ़ रही है, तो अभी हम चलते हैं वापस आपा के घर की तरफ। तो चलिए वहां पे जाके हम करते हैं अपना फाइनल राउंड। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, इंडोर सिटिंग हो गई है। अच्छा मैम, मुझे बताइए, जब आपने तेरे पहलू में लिखा तब क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये लिखने जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं घर में अपने दोपहर का खाना बना रही थी। दाल चावल? दाल चावल नहीं, मैं मुझे अब ये आलू गोश्त था शायद। आलू गोश्त, ओके। तो मुझे ना कॉल आई कि आप टीवी के लिए लिखेंगी। अच्छा। तो मैंने कहा क्या मैं लिख सकती हूँ? तो कहते हाँ बिल्कुल, आप ये ड्रामा है। ऑलरेडी ये ना मोहसिन गिलानी लिख रहे थे, तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने वो चंद किस्से लिखी। अब ड्रामा सेट पे है और राइटर गायब है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना इसको ड्रामा है एक तेरे पहलू में, आप देखती हैं? मैं नहीं देख रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आए, हम आपको बताते हैं। वो उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया। मैं गई वहाँ पे, हमारे जो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, गुलबर्ग में उनका ऑफिस था। मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा ये हमारा ड्रामा है और ये इसके साथ है, तो आप हमें ना अगली किस्तें 2-4 लिख के ला के दिखा दें, कैसे लिखेंगे तो हम उस हिसाब से तय कर लेंगे क्या आपने लिखना है कि नहीं लिखना। ये टीवी के लिए पहला तजुर्बा जो सारा मेरा ये था। तो मैंने देखा, अगले दिन मैं लिख के ले गई, तो उनको अच्छा लगा। जुल्फ़िकार साहब थे, उनको समझ आ गया कि हाँ ठीक है आप लिख सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एपिसोड्स लिख दें सारी। तो ये मेरा पहला था। मैं नॉवेल लिखने वाली, अफसाना लिखने वाली, मैंने 4-4 सफ़ों के सीन लिख रही, 6-6 सफ़ों सीन लिख रही। बड़ी अचीवमेंट मिल गई कि हाँ। अच्छा, बात ये है कि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अप्रोच बहुत मुश्किल है। और इत्तेफाक है, वो कहते हैं ना कि जिसको मौका मिल जाए वाली बात है। मुझे मौका मिल गया असल में। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ इस मामले में कि मुझे मौका मिला। अगर मौका नहीं मिलता तो मैं भी कहती कि यार पता नहीं कैसे अप्रोच हो सकती है, क्या हो सकता है। उस वक्त चैनल को राइटर चाहिए था, फीमेल राइटर, और हमारे जो थे प्रोड्यूसर थे वो भी चाह रहे थे कि फीमेल राइटर हो। सही। तो बाय द टाइम किसी ने मेरा नाम ले दिया कि वो लिख रही हैं ड्रामा, कहानी, ये अफसाने वगैरह, आप उनसे बात कर लें। तो मैं उसको भी थैंक्स कहूँगी जिसने मेरा नाम दिया। आप प्रोडक्शन को भी देखती रही हैं, तो बिहाइंड द सीन्स कोई ऐसा फनी वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? फनी तो ऐसे कोई नहीं। हमारे तो अब जो मैं अपनी प्रोडक्शन करती हूँ, उस वक्त जो मैं प्रोड्यूसर होती हूँ तब तो बड़ी परेशानी होती है कि हमारे आर्टिस्ट जो है ना उनको प्रॉपर कोई परेशानी ना हो, वो जहाँ बैठ रहे हैं उनको खाने पीने का, आराम का, सबका दिमाग में चल रहा होता है। और बाकी ऐसा फनी तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। टेंशन वाला माहौल ज्यादा रहता है। तो YouTube पे कैसे एक्सपीरियंस आ रहा है अभी आपका? बहुत अच्छा तो नहीं है, मतलब वो कोई कहना चाहिए कि कुर्ता मेरा बहुत अच्छा बिजनेस किया जी, सरकार ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। बाकी सब सो रहे हैं, कुछ सो है, वो हाइप नहीं है। वो हाइप नहीं है। हालांकि ड्रामास बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि मैंने कोई बहुत लाइट मूड की चीज़ें दी हो। मैंने सस्पेंस भी दिया है और थ्रिल भी दिया है। अच्छा, व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी तक आपको करने का मौका नहीं मिला लेकिन दिल बहुत है? मेरा दिल था कि मैं एक ना रोमांटिक स्टोरी करूं, लाइट मूड की,
और जिसमें ना सब अच्छा हो, सब अच्छा, हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो, अच्छा हो, सिचुएशंस इतनी खूबसूरत हो, जैसे कि आप बस इंतजार करेंगे अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है। वो अभी तक मैंने बहुत रोने धोने वाले ड्रामे किए हैं। मैं उनसे कहती हूँ जरा हट के ना, क्योंकि मेरा दिल चाहता है। मेरा अपना जो है ना, मेरे अफसाने भी हैं मेरे, वो मेरे लाइट मूड के होते हैं। जैसे जो रिसालों में छपते थे, रोमांटिक, थोड़ी सी कॉमेडी हो, सही, और लोग पढ़ के ना सर का बोझ उनका उतर जाए, बोर ना हो, ज़हनी तौर पे थक के नहीं। दिल पे और यार अभी तक पसंद करते हैं लोग, अभी तक याद करते हैं कि दिलशाद वैसा क्यों नहीं लिखती हो। लेकिन अब तो डिमांड अलग हो गई है ना, इस वजह से अब तो जो आवाम देखना चाहती है वही आपको लिखना पड़ता होगा। स्पेशली टीवी पे तो जो आवाम देखना चाहती है हमें वही लिखना पड़ता है, जो प्रोड्यूसर चाहते हैं हमें वही लिखना पड़ता है। तो बस मैं अपनी बात करी, तुमने पूछा है तो मुझे अच्छा लगा, पूछा किसी ने। थैंक यू। अच्छा, आपके अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी, मैं आजकल लिख रही हूँ ड्रामा, प्राइवेट प्रोडक्शन में दिया हुआ है और सेट पे है। इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने वाले देखेंगे हमारी टीवी स्क्रीन पर, इंशाल्लाह टीवी स्क्रीन पे देखेंगे। अच्छा मैम, जो एस्पायरिंग प्लेराइट्स हैं, जो न्यूबीज हैं, उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, टफ है आजकल, जो हो गया है हिसाब किताब टफ है। उसके लिए हमें मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है, और ये ना समझे कि अगर आप अच्छा लिख लेते हैं तो आप टीवी पे आ जाएंगे। अच्छा, अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मौका मिल जाए तो आप ज़रूर दिखाएं। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैटर नहीं करता, आप लिखें, चेंज करें, क्योंकि एक दफ़ा अप टू मार्क आने में टाइम लगता है। मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। मैं आज भी अपना ड्रामा, मुझे कोई एपिसोड या कोई सीन 6 दफ़ा भी मुझे कहता है चेंज कर लो तो मैं कर देती हूँ। हाँ, मैं कभी, मेरी अना नहीं है इस मामले में कि मैं तो राइटर हूँ, मैं तो इतना अच्छा लिखती हूँ। आप अफसाना लिख लेना, अगर आप ऐसा ही है तो अफसाना लिखें, नॉवेल लिखें। जब आप लोगों के लिए करें तो आप लोगों के दिमाग के बराबर आके करें ना। आपके ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लग रहा है, तो आप उनकी क्यों नहीं मान रहे? सही बात। ये मेरा अपना मोटो तो यही है। अच्छा मैम, एक सवाल जो मैं हर एक गेस्ट से मेरे पूछती हूँ, आपके नजदीक जिंदगी क्या है? देखो, जितनी जिंदगी है ना मुश्किल, उतना ही सवाल भी मुश्किल है। इसको आप 2 लफ्जों में जवाब नहीं दे सकते। जिंदगी एक, देखिए हर एक के लिए अलग जिंदगी है। जैसे भूखे के लिए चांद रोटी है, इसलिए जो अच्छी गुजार है उसके लिए अच्छी है, जो मुश्किल गुजार है उसके लिए तकलीफ दे है। तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी को आज के दौर में जीना, आज में जीना चाहिए हमें। हम कल के लिए परेशान ना हो कि कल क्या हो गया था, कल क्या होगा, नहीं। आप अपने आप को, आज को अच्छा बना लोगे ना, तो शायद आप अच्छे फैसले कर लो। सही बात। तो जो हो चुका वो तो हो चुका ना, वो आपके लिए सबक तो हो सकता है, उसके ऊपर आप ना रोए नहीं, उसमें से आप रास्ते निकालें अच्छे, उससे सीख के जो आप पे गुजरे, तो अपना आज बेहतर बनाओ, कल बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। Alright viewers, so this is all for today. We'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.